चलो इस चैप्टर से जो है ना 3 नंबर हम लोग पक्का करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में 3 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। और पता है इस बार कौन वाला पूछा था? हाँ, 7√5। इस बार 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे, ये चीज़ पूछा था, ठीक है। तो इससे ये देखो क्या क्वेश्चन 1 2 ये वाला तो पूछता ही नहीं है, सिंगल रूट वाला नहीं पूछता, ठीक है। उसके साथ में संख्या रहेगी उसी को पूछता। तो ये यहाँ से 3 नंबर फिक्स है, इसलिए इस चैप्टर को बड़ा ही आप लोग अटेंटिव यानी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक प्रमेय को हम लोग को पढ़ना होगा। ये प्रमेय है आपके बुक का 1.2 न्यू बुक का, पुराना बुक में है प्रमेय 1.3, ठीक है जी। तो ये प्रमेय 1.2 का कहना क्या है? इस प्रमेय का कहना है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या सभी को पता है। जिन संख्या का क्या गो गुणनखंड? 2 गो। कौन कौन? 1 और स्वयं, उसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटे, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि क्या है, P कोई एक अभाज्य संख्या है। यदि P किसको विभाजित कर रहा है? A का स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P A को भी विभाजित करेगी। चलिए अब समझिए इस चीज को बढ़िया से। P कोई भी एक अभाज्य संख्या, सपोज दैट P इक्वल टू हम मान लेते हैं, चलिए 5। P कितना मान लिए जी? 5, ठीक है। अब P क्या कर रहा है? A का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है A स्क्वायर। मान लीजिए A स्क्वायर का मान यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई भी कुछ भी ले लो जो कि स्क्वायर में है। क्या रख लें जो 5 से कटे, ऐसा संख्या सोचो। 25 छोटा सोचा, बड़ा सोचो थोड़ा। 125, चलो 125, लेकिन किसी का वर्ग नहीं है, यहाँ स्क्वायर भी तो होना चाहिए। कितना? 100, चलो कितना ले लिए? 100। A स्क्वायर 100, A स्क्वायर का मतलब वो किसी संख्या का स्क्वायर है। तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है ना। तो 10 का स्क्वायर है कितना? 100। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। P एक अभाज्य संख्या है 5, जो A स्क्वायर यानी A का मान कितना मान लिए? 10 का स्क्वायर यानी संख्या 100 को क्या कर रही है? P विभाजित करती है, ठीक है। विभाजित का मतलब काटना, ठीक है। अब देखिए 5 से क्या 100 कट रही है? कटेगी ना, सभी को पता है 20 बार में 20 पच्चे 100 कट जाएगी। तो अगर ये 20 बार में अगर ये 5 से अगर 100 विभाजित है, तो इसका कहना है कि अगर 5 A का स्क्वायर को यदि विभाजित करता है, तो यही 5 A को भी विभाजित करेगी। यहाँ A का मान कितना है? A का मान कितना है? हमको लगता है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, ठीक है। एक बार और समझाते हैं। P का मान कितना माने? 5, ठीक है। ये A एक संख्या मान लिए A, जिसका मान कितना है? 10। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 100। 5 से 100 कट रहा है ना। अगर 5 100 को काटेगा, तो यही 5 10 को भी काटेगा। यही है इस प्रमेय का कहना, ठीक है। अगर 5 किसी का स्क्वायर को काट रहा है, तो वही 5 उस संख्या को भी काटेगी। एक बार और लेते हैं, मान लेते हैं इस बार हम P को कितना मान लिए? 3। P को कितना मान लिए? 3। चलिए एक संख्या हम लेते हैं 441। कितना ले लिए? 441। जो किसका स्क्वायर है? 21 का। किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है 441। तो ये अगर 3 किसको काट रहा है? अगर A का स्क्वायर को काटेगा, तो यही 3 इस A को भी काटेगी। यही इस प्रमेय का कहना है।
समझ में आ रहे हैं? अगर किसी का स्क्वायर अगर किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है तो वही अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगी। देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441। अगर 3 से हम 441 को अगर भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। 3 एक कम 3 बच गया 1, 4, 3 चौका 12 बच गया 2 उतरेगा 1, 3 सते 21 कट गया ना। और यही 3 से किसका स्क्वायर है? 441 21 का। यही 3 से अगर हम 21 को भी भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगी। यही इस प्रमेय का कहना है। समझ में आ गया? अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित कर सकती है तो वही संख्या उस संख्या जिसका स्क्वायर है उसे भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे संख्या नहीं बल्कि यहाँ p और a कह के दर्शाया है। ठीक है कि मान लीजिए कि p क्या है? एक अभाज्य संख्या है और यदि p किसको विभाजित कर रहा है? a का स्क्वायर को काट रहा है तो वही p किसको काटेगा? a को भी विभाजित करेगी। जहाँ a क्या होना चाहिए? कोई एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है a। जैसे यहाँ पे a का मान कितना हो गया? 21। यहाँ पे a का मान कितना हो गया? 10। सब प्लस में है ना। 21 का स्क्वायर किए 441 तो 3 से 441 कटा तो वही 3 21 को भी काटेगी। यहाँ पे 5 अगर 10 का स्क्वायर यानी 100 को विभाजित कर रही है तो वही 5 से 10 को भी विभाजित करेगी। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। इसी प्रमेय का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पे। ठीक है, न्यू बुक में, पुराना बुक में एक्सरसाइज 1.3। आप लोग बोलेंगे सर 1.2 तब पुराना बुक वाला वो कट गया। ठीक है, वो सिलेबस से बाहर है आप लोग का, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो 1.2 जिसमें क्या करना है हम लोग को? अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सीखना है। ठीक है, कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। एक बार फटाफट में क्या आप लोग डेफिनेशन बता देंगे अपरिमेय संख्या का? हाँ बोलिए। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती है? रूट वाली संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, शांत काहे बोलते हैं जी? अशांत। हाँ, अशांत नहीं हो तो मतलब अनवसानी अनावर्ती। शांत तो आवर्ती वाला भी नहीं होता है लेकिन उसमें बार बार एक ही चीज दोहराता है। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती में हमेशा अलग अलग चीज आते रहता है, वो एक पैटर्न को दोहराता नहीं है। चलिए, तो अपरिमेय संख्या को इसमें हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? सिद्ध करने सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है जी, क्या सीखना पड़ेगा? सिद्ध करना सीखना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं अभी। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? √2 अपरिमेय संख्या है? √7 अपरिमेय संख्या है? √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं सर, वेरी गुड। अकबका के हम बोले बोलियो देगा तुम लोग। चलो ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हम आप लोग को √5 सिखा देंगे तो आप लोग √2, √7, √3 खुद से बना लेंगे ना। चलो, तो क्वेश्चन कैसे रहने वाला है एग्जाम में? क्वेश्चन रहने वाला है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, आपको हल करके देना। अब सबसे पहले समझिए, इसे जो सिद्ध करेंगे ना हम लोग, थोड़ा इसमें उल्टा मेथड से सिद्ध होता है। उसको बंद कर दीजिए, यहाँ लाइट आता होगा। ठीक है जी, इसको उल्टा मेथड से हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। उल्टा मेथड क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। हम किसी रास्ते से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये एक सिंगल रास्ता है, ठीक है, हम तालझारी से आ रहे हैं। चलो, हम लोग के बगल में तालझारी है ना, हम लोग तालझारी से आ रहे हैं, ठीक, कमरडीहा वाला रोड है ये। यहाँ आगे, यहाँ कमरडीहा चौक है ये वाला, ठीक है, क्या है ये, कमरडीहा चौक है। हमको जाना है बहिरकुंडा। कहाँ जाना है, बहिरकुंडा। तो चौक से हमको इधर मुड़ना होगा। तो हम ना जानते हैं, जो आ रहा है उसको रास्ता का पता नहीं है। और ये आ गया सीधा, कहाँ आ गया जी, कपरजोरा आ गया ना। यहाँ से 2 गो डाइवर्जन है, ये आ गया कपरजोरा, ये कहाँ चल गया, बहिरकुंडा, ठीक है। तो जो आदमी इस रास्ते से आ रहा है उसको पता नहीं है, और चौक पे कोई आदमी भी नहीं है, ठीक है, सुनसान है एकदम, बिल्कुल भूतिया वाला रास्ता है। अब क्या हुआ, ये आदमी चलते 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 कहाँ आ गया, चौक पे। अब यहाँ अगर दिमाग खराब, क्या दिमाग खराब, यहाँ से डबल रास्ता, एगो इधर एगो इधर, जाना है बहिरकुंडा, रास्ता का पता नहीं है। तो ये मान लेगा कि एगो रास्ता इनमें से क्या है, सही है, ठीक है। एक रास्ता को मानना पड़ेगा सही है। सीधा आ रहा था, बोला ये सीधे वाला, चलो मान लेते हैं कि सही है, ठीक है। आगे जाते जाते जैसे ही 2 किलोमीटर आगे गया, तब यहाँ एगो गांव मिल गया, कपरजोरा। यहाँ तो लोग रहेगा, ये गांव है। तो यहाँ पूछा कि ये कौन सा गांव है, तो बोला ये कपरजोरा है, ठीक है। तब इसको खुद से अपनी गलती का एहसास हो गया कि चौकवा से 2 किलोमीटर इधर जाना था, इधर आए तो कहाँ आ गए, कपरजोरा। ये चौकवा से अगर 2 किलोमीटर इधर बहिरकुंडा भी है और इधर कपरजोरा भी है। तो जैसे हम 2 किलोमीटर आगे आए तो यहाँ हमको बहिरकुंडा नहीं बल्कि कहाँ चल गए, कपरजोरा चल गए। तो इससे हमारी गलती का एहसास हो जाता है कि ओह, यहीं पर हम क्या कर दिए, मिस्टेक कर दिए, यही रास्ता हमको नहीं चुनना था। कौन रास्ता चुनना था, ई वाला रास्ता हमको चुनना था, ठीक है। तो इसी मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमको जाना है इधर, हम लोग मान लेंगे इधर, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। मान लेंगे क्या, इसको परिमेय मान लेंगे, ठीक है। अपरिमेय है, अपरिमेय है और उसको सिद्ध भी करना है, तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है, चलो मान लीजिए इसे। अब देखिए हल में सबसे पहले क्या करना है, इसे मान लेना है। माना √5 एक परिमेय संख्या। माना √5 एक परिमेय संख्या। मान लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, अगर परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो हम यदि मान लिए √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या हम √5 को P/Q लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? और कंडीशन क्या है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। लेकिन हम यहाँ ऐसा पूर्णांक मानेंगे जो सह अभाज्य संख्या है। अब बोलेंगे सर सह अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या आप लोग को पता नहीं है। अभाज्य संख्या तो हम लोग पढ़े हैं ना, हाँ। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या
बाबू ऐसी दो युग्म होता है, एक संख्या को नहीं कहते। इसमें क्या गो संख्या होगा? दो गो संख्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। सपोज दैट हमने क्या लिया, 7 और 15। बताओ 7 कौन कौन पहाड़ा से कटेगा? 1 से और 7 से। 15 कौन कौन पहाड़ा से? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। कटने का तो ढेरी संख्या से ही कटा। और दोनों में कॉमन क्या हुआ? दोनों में कॉमन क्या हुआ? एक के अतिरिक्त और कुछ मिल रहा है, तो 7 और 15 को क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। ये जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य होगा। यहाँ 15 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, भाज्य के साथ अभाज्य भी मिला हुआ है, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए? दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। जरूरी नहीं है कि क्या हो, दोनों अभाज्य संख्या ही हो, ठीक है। या इसका एक डेफिनेशन और है, अगर दो संख्याओं का मौसौ कितना होगा? 1। मौसौ का मतलब क्या बताए थे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका इस 7 और 15 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? हाँ, कितना आएगा? कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा ना। 7 को लिखेंगे 1 गुने 7, 15 को लिखेंगे 3 गुने 5। दोनों में कुछ मिलवे नहीं किया तो मौसौ क्या लिखेंगे? ठीक है। तो दो संख्याओं का मौसौ यदि कितना आए? 1। HCF यदि आए 1, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो हम लोग यहाँ भी P/Q को किस तरह का पूर्णांक मानेंगे? सह अभाज्य संख्या वाला, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे, जहाँ P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। कौन क्लास है? कौन से क्लास? आ गए सर। जहाँ P और Q क्या है जी? सहअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत समझने में? हम लोग इसे P/Q के रूप में मानेंगे और P/Q को ऐसी दो पूर्णांक मानेंगे जो क्या होंगे? सहअभाज्य संख्या होंगे। कहने का मतलब कि P और Q को एक के अलावा और कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकता। यही ना हुआ जी? जैसे अभी हमने यहाँ पे माना, क्या 7 और 15 को एक के अलावा और कोई काटेगा? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। एक के अलावा तो कौन काटेगा? केवल और केवल एक ही काटेगा। समझ में आ रहा? तो वैसा ही हम लोग भी यहाँ पे जो P और Q को ऐसे दो पूर्णांक माने जो एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है बाबू? अगर ये सिंगल रूट वाला रहेगा ना, 1-2 स्टेप आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देना है? वर्ग। यहाँ लिखिए, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, जो आसान लगता है वैसे लिखिए। दोनों तरफ क्या कर देने पर? वर्ग करने पर, ठीक है। देखिए बहुत कोई P/Q के जगह में A/B भी मानता है, उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। इधर हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर, इधर हो जाएगा P/Q का वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है। पावर 2 लगा देना है। तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया जी? रूट का स्क्वायर जहाँ हुआ ना तो रूट खत्म, तो इधर हो गया 5। इधर का हो गया P/Q का स्क्वायर है तो अलग अलग लिख दें, P²/Q²। कोई दिक्कत? चलो, अब 5 के नीचवा में कुछ नहीं है तो क्या है? अब इधरों बट्टे वाली संख्या, इधरों बट्टे वाली संख्या, बीच में कौन चिन्ह? तो इस कंडीशन में क्या होता है? क्रॉस गुना, ठीक है। गुना मतलब सामने सामने गुना नहीं होता है,
क्रॉस गुना, जिसको हम लोग केचिया गुना कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ बटे वाली संख्या हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? बोरिंग लग रहा है क्या पढ़ने में? हाँ, बढ़िया से एकदम ध्यान लगा के पढ़िए। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, 3 नंबर इससे आएगा इस चैप्टर से, इसीलिए ध्यान से। हम लोग 3 नंबर उधर पक्का किए और 3 नंबर यहाँ पक्का करेंगे, यानी 6 नंबर। कल हम लोग बोर्ड एग्जाम में जाके बैठेंगे तो क्या नंबर आएगा? 6 नंबर आएगा आज का क्लास के बाद। अभी तो 3 नंबर आएगा। चलिए क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए। 5 गुना क्यू स्क्वायर, 5 क्यू का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर थोड़ा ढंग से लिख देते। आगे 1 गुना पी स्क्वायर। दुनिया में किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए या भाग कीजिए, वो संख्या उतने रहता है। समझ गए? चलो, तो ये हो गया बाबू आपका अब ये बताइए 5 इधर गुना में उधर जाएगी तो इधर क्या हो गया? बराबर पी स्क्वायर बटे में 5, ठीक है। अच्छा, बहुत कोई जो है ना केचिया गुना करने भी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये लोग सोचता है कि 5 से पहले गुना करिए कि 1 से पहले गुना करिए, यानी ऊपर से गुना करें कि नीचे से गुना करें। तो इसका कोई कंडीशन नहीं है, आपको जहाँ से मर्जी है वहाँ से कीजिए, ठीक है। आपका कलम है, आपका कॉपी है, आपका किताब है, हम क्या करें? आपकी मर्जी चलेगी ना। अब देखो बाबू ध्यान से समझो, यहाँ ये हो गया क्यू स्क्वायर, यहाँ की इधर क्या हो गया? पी स्क्वायर बटे में 5। अब मतलब ये क्या कर रहा है? 5 से पी स्क्वायर कट रहा है कितने बार में? क्यू स्क्वायर बार में। तो 5 किसको विभाजित कर रहा है? पी का स्क्वायर को। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? स्क्वायर को विभाजित करेगा ना तो वो पी को भी विभाजित करेगा। हम लोग यहाँ क्या पढ़े थे? परमे में हम लोग पढ़े थे ना, अगर यदि पी ए का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी ए को भी विभाजित करती है। पढ़े है ना? यहीं पे यूज है उस परमे का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ, अच्छा ये वाला ऊपरे का चीज़ है, इस पर मत छाप देना। यहाँ क्या कर रहा है? 5 किसको विभाजित कर रहा है? पी स्क्वायर को। यहाँ लिखेंगे 5 पी स्क्वायर को विभाजित, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है। तो क्या करेगी? 5 किसको विभाजित करेगी? पी को भी विभाजित करेगी। ठीक है जी, वही उसी परमे का इस्तेमाल हुआ कि 5 किसको विभाजित कर रही है? पी का स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो 5 किसको विभाजित करेगी? पी को भी विभाजित करेगी। कोई दिक्कत? ये चीज़ समझने में, ये चीज़ समझा चुके शुरू में आप लोग को कि अगर किसी का स्क्वायर को विभाजित कर सकती है कोई अभाज्य संख्या, तो वही संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो अब हम लोग ये बताओ बाबू, हम कहेंगे 5 जो है किसको विभाजित कर रही है? पी को। 5 किसको विभाजित कर रही है? पी को। मतलब 5 से जब हम पी को भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगी। ये बात जानते हैं ना? पूरी तरह से विभाजित करना मतलब क्या? काट कूट के शेष कितना कर देना? 0 कर देना। अगर पी अब क्या है ये हमको पता नहीं है। पी कोई भी संख्या हो सकती है ना? पी कोई भी संख्या हो सकती है। अगर ये 5 मान लीजिए कि पी के जगह पे आ गया 10, तो कितने बार में विभाजित करेगी? 2 बार में। तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 10 को क्या लिखेंगे?
5 गुने 2, ये लिखेंगे। अगर ये कितना हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया 15, तो 5 क्या बार में विभाजित करेगी, तो इसको 15 को क्या लिखेंगे 5 गुने 3। अगर ये संख्या हो गई 30, कितना हो गई 30, इसे 5 से विभाजित करेंगे, क्या बार में कटेगा 6 बार में, तो 30 को क्या लिखेंगे 5 गुने 6। तो मतलब कि P का मान कुछ भी हो, 10 हो, 15 हो या फिर 30 हो, वो 5 के गुना के फॉर्म में ही लिखाएगा। 5 से विभाजित हो रहा मतलब 5 के गुना के फॉर्म में ही लिखाएगा। एक चीज़ तो पता ही होगा आप लोग को, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये चीज़ जानते हैं ना। तो यहाँ हो गया भाज्य, कितना हो गया, बीच वाला को भाज्य कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल 0 है, तो किसी में भी 0 नहीं लिख रहे, खाली भाजक गुने भागफल कर रहे हैं, यही ना। कोई दिक्कत समझने में? तो मतलब यहाँ पे अगर P कट रहा है तो कितना बार में कट रहा है हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं कितना बार में कट रहा है, C बार में। कितने बार में कट रहा है, C बार में। अब C कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ 2 हुआ, 3 हुआ, यहाँ 6 हुआ, तो C कोई भी पूर्णांक हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो P एक ऐसा संख्या मान लिए जो कितने बार में कट रहा है, C बार में। तब बताओ P बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी 5 गुने C लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ 5 किसको काट रहा है, P को, तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं P बराबर, क्या लिखेंगे, P बराबर 5 गुने C। लिखने में कोई दिक्कत? क्यों नहीं है दिक्कत? क्योंकि P 5 से कट रहा है, ठीक है। कितना बार में कट रहा है ये हमको पता नहीं है, हम मान लिए कि कितने बार में कट रहा है, C बार में। तो यहाँ C क्या है, जहाँ C क्या है, C कोई भी पूर्णांक हो सकती है, ठीक है। C कोई क्या है, पूर्णांक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है C। समझ गए ना? तो C यहाँ पे कोई भी क्या है, पूर्णांक है। अब चलो इसको मान लो आप समीकरण 1, क्या मान लो, समीकरण 1, ठीक है। अब चलते हैं, अब इस P का वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इस P का वैल्यू को रख देते हैं। इसको समीकरण नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना दीजिए लेकिन समीकरण, ठीक है। इसको बना दीजिए समीकरण। क्या लिखना है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। लिखिए P का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है बाबू, Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 5, और P का वैल्यू कितना है 5C, है ना। इस P के जगह पे क्या रखेंगे 5C। कार्य मनीषवा खूब एकदम ऐंठ रहा है, नेम पढ़ाई मन लग रहा है, मनीष कुमार, ठीक है बाबू। देखो क्या किए, कुछ नहीं किए, बस इस P का वैल्यू कितना है 5C को इस P के जगह पे रख दिए, ठीक है। आगे हल करो तो क्या हो गया, Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25, और C का स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर, 5C का स्क्वायर करेंगे 5 25, और C का स्क्वायर होगा तो C स्क्वायर, और निचुआ में कितना है 5। अभी बताओ 5 से 25 कटता है ना, क्या बेरिया में 5 बेरिया में कट गया। तो अब क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर बराबर 5 गुने C स्क्वायर, यानी 5C स्क्वायर, ठीक है जी।
अब देखो 5 इधर गुना में इधर आएगी तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ कौन किसको काट रहा है, अब यहाँ पे कौन किसको काट रहा है, 5 किसको काट रहा है, क्यू स्क्वायर को काट रहा है, यही ना। यहाँ पे 5 किसको काट रहा था, पी स्क्वायर को, यहाँ 5 किसको काट रहा है, क्यू स्क्वायर को। चलो अगले पेज पे लिख देते हैं, अब ठीक रहेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ 5 किसको विभाजित कर रही है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो परमे का क्या कहना है, परमे का कहना है स्क्वायर को विभाजित करेगा ना, तो वो उसके उस संख्या को विभाजित करेगा जिसका स्क्वायर है। यानी 5 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगी। तो वही चीज़ लिखो, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो 5 किसको विभाजित करेगी, क्यू को भी विभाजित करेगी। बस हो गया प्रूफ। अब बोलेंगे सर कैसे प्रूफ हुआ, क्या माने थे, पी और क्यू को सअभाज्य संख्या, मतलब एक के अतिरिक्त और कोई संख्या से नहीं कटता है, यही ना। 5 हमने पी और क्यू को ऐसी 2 पूर्णांक माना जो क्या है, सअभाज्य संख्या, मतलब एक के अतिरिक्त और कोनो संख्या से नहीं कटता। अब देखो यहाँ कौन काटा, पी को कौन काटा 5, क्यू को कौन काटा 5, तो क्या हुआ, सअभाज्य संख्या हुआ क्या, हाँ। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक के अलावे और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। ऐसी 2 संख्याओं का युग्म या ऐसे संख्याओं का युग्म जिसका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पे हमको एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, कौन, 5। ये चीज़ आया ना, नहीं आया समझ में जी, हाँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मानते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा समझने में एक बार में लगेगा, ठीक है, लेकिन 1-2 बार जब बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या हमने माना P और Q, यही ना, P और Q को क्या माना, सहअभाज्य संख्या। क्या माना जी, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब समझ रहे हैं कि P और Q, P को अगर काटा जाए किसी संख्या से और Q भी अगर किसी से काटा जाए तो दोनों में कॉमन 1 होगा, एक के अलावे और कोई संख्या से दोनों नहीं कटेगा, एक के अलावे और कोई संख्या से दोनों नहीं कटेगा। जैसे हम अभी दिए ना, आप लोग का एक दिए थे, 8 दे दिए और एगो 15 दे दिए मान लो, ठीक है। तो बताओ 8 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 15 किससे किससे कटेगा, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। बताओ दोनों ऐसी संख्या बताओ जो दोनों विभाजित है 1, तो ये दोनों संख्या क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसी तरह हम P और Q को भी माने हैं कि क्या है, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, लेकिन वो सहअभाज्य संख्या हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ P किससे कट रहा है, 5 से, और Q भी किससे कट रहा है, 5 से। मतलब P और Q दोनों एक के अलावे एगो और संख्या है 5, जिससे क्या है, कट रहा है, विभाजित है ना। तो क्यों ये चीज़ हमें गलत चीज़ मिला ना। हम माने थे सहअभाज्य संख्या, लेकिन क्या हुआ, P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं निकला। मतलब जाना था कहाँ हमको, बहिरकुंडा। माने थे जो रास्ता, वो रास्ता में जाके कहाँ पहुँच गए, कपरजोरा। मतलब वो रास्ता क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या है, चौंकवे से इधरे मुड़ना था। मतलब यहाँ जो माने थे परिमेय संख्या, वहाँ अपरिमेय ही सही था।
ठीक है, इसी तरह से इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। अब तब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन देना पड़ेगा। क्या लिखना है, लिखिए, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास मतलब समझे, विरोध मतलब जानते हैं ना, विरोध, हम तुम्हारा विरोध करते हैं, मतलब तुम्हारा बात हम नहीं मानते, इस तरह हो गया, ठीक है। तो उसी तरह हो गया विरोधाभास, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो जाना, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि, अच्छा एक चीज और इस जगह एक जगह लिख दीजिए तो और बेटर हो जाएगा। यहां पे लिख दीजिए कि P और Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, ठीक है। कि P और Q माने क्या थे कि एक से कटेगा खाली, लेकिन P और Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल गया, 5 है, ठीक है। तो अब लिखेंगे ये चीज, हमें क्या हो रहा है जी, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q कौन सी है, P और Q सह अभाज्य संख्या है। इस चीज का हमें विरोध प्राप्त हुआ। हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल किससे कटता हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका क्या हो, एक हो, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका एक के अलावे और क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसीलिए हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो और यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हम लोग वहाँ गलत रास्ता चूज किए थे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए, यह विरोधाभास हमें अपनी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुए। ठीक है, यही चीज लिखना है और कुछ नहीं। क्या लिखे, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत मान्यता के कारण प्राप्त है। हम मान्यता मतलब जो हमने यहाँ गलत चीज को मान लिया था, है ना, कि ये परिमेय संख्या, ये गलत चीज मान लिए थे, ठीक है। तब सही क्या होगा कि वो अपरिमेय होगा, ठीक है। तो वही चीज को लिख दो। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय माने थे, वो गलत हो गया, तो क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है जी। अब देखो, जहाँ दो कंडीशन हो, जैसे एक कॉपी और एक किताब, हम मान लेंगे कि ये किताब है, ठीक है, लेकिन जैसे पलटेंगे पूरा पन्ना खाली है, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि कॉपी है, हम गलत मान लिए थे, तभी कोई मतलब हम गलत मान लिए थे कि ये किताब है, तब है क्या, ये कॉपी है। उसी तरह से हमको यहाँ कुछ विरोध मिला। विरोध क्या मिला, विरोध यही हुआ
कि हम माने थे पी और क्यू को कौन चीज, सहअभाज्य संख्या, लेकिन वो निकल गया क्या, ऑर्डिनरी कोई भी संख्या निकल गया, वो सहअभाज्य संख्या नहीं था। सहअभाज्य संख्या मतलब एक ही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है, उसके अलावा और कोई उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। लेकिन यहाँ पे गलत निकल गया कि एक के अतिरिक्त पी और क्यू दोनों किससे कट रहा है, 5 से, मतलब पी और क्यू का कम से कम एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया, वो कितना है, 5। तो पी और क्यू को हम सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, मैंने विरोध हुआ, और किस चीज़ का विरोध हुआ, तो पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो यह विरोध क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने अपनी गलत चीज़ मान लिया था, ठीक है। तो वही चीज़ लिखे, यह विरोधाभास हमें अपनी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुए। तब सही चीज़ क्या होगा, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए, कोई दिक्कत। चलो आप लोग इसे उतार लें, नहीं सॉरी उतारिए मत, इसको भेज देंगे। आप लोग अभी तुरंत प्रैक्टिस कीजिए √3 को। देखो इस पे पूछता क्या है, ठीक है, ये वाला ये बहुत पहले पूछा है, 2009-10 में ही इस सब पूछा था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना √5 और √3 √7, ये केवल सिंगल रूट वाला जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत पहले पूछता था 2009-10 में। उसके बाद से देखा गया है कि आपके जैक बोर्ड में जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्या है, या तो प्लस माइनस वाले पूछते हैं या तो गुना वाले, ठीक है। जैसे पिछले साल पूछ दिया था, केवल रूट वाला नहीं था, 7 रूट, इस वर्ष यानी 2025 में जो एग्ज़ाम में बैठे थे उन लोग को पूछा था सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना थोड़ा इस वाले मेथड से और आसान है, ठीक है। कैसे आसान है आप सिखाते हैं कि अगर क्वेश्चन प्लस माइनस में भी रह सकता है, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, क्या पूछ दिया, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें, ठीक है। तो कुछ नहीं, जो नियम आप लोग को अभी बताए, सबसे पहले क्या मानिए, इसको उल्टा मानिए, ठीक है। तो पहले आप इसे उल्टा मान लीजिए। क्या 5 माइनस √3 परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय है ना। लेकिन अब इसको सिद्ध करके बताना होगा, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लीजिए। अच्छा, ये परिमेय संख्या तो किस रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में। तो क्या लिखेंगे, तो इसीलिए 5 माइनस √3 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। अब देखिए प्लस माइनस वाला में वर्ग नहीं करना है, वर्ग नहीं करना, आपको क्या करना है, आप एक तरफ रूट वाली संख्या को ले आइए और एक तरफ p/q का फॉर्म को ले जाइए, ठीक है। चलो √3 को एक तरफ कर दें और एक तरफ p/q को कर लीजिए। इधर है 5, इधर है 5, और ये बताओ ये √3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ माइनस √3 है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस √3, और p/q को इधर लाइए, क्या हो जाएगा, माइनस p/q। एक चीज़ पता है ना, पक्ष में अंतर करता है, यानी पक्षांतर जब करते हैं, यानी बायां वाला दाहिना या दाहिना वाला
बायां करते हैं, बराबर के इधर से उधर या उधर से इधर करते हैं तो प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, माइनस चेंज हो जाता है प्लस में, गुना बदल जाता है भाग में और भाग बदल जाता है गुना में। ये चीज़ सभी को पता होगा। तो हमने क्या किया, 5 इधर पहले से था, P/Q इधर प्लस में था, इसको उठा के इधर ले आए, किस में हो गया, और ये रूट अंडर माइनस रूट अंडर 3 है, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस रूट अंडर 3। ठीक है। अब ये बता, हम लोग अपरिमेय संख्या की जब परिभाषा जब पढ़े हैं तो वहाँ पे ये रूट वाली संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। और अभी अभी सिद्ध भी किए हम लोग कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में हो और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बताइए P, Q, 5 ये सब क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं, ऐसा यहाँ पे मान लेना। ठीक है, यहाँ मान लेना, ये भी लिख लेना कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3 को P/Q यहाँ लिख दो, जहाँ P और Q क्या है, सेम वही चीज लिख दो ना, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब मतलब कि P और Q में से दोनों में से कोई 0 नहीं है। ठीक है। अब देखो ये हो गया पूरा, ये P/Q का रूप हुआ ना, तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय या अपरिमेय, हाँ, P/Q का रूप को क्या कहेंगे, परिमेय। और ये रूट वाला क्या हो गया, अपरिमेय। तो बताओ अब क्या हो गया, परिमेय बराबर अपरिमेय कभी हो सकता है नहीं ना। हम कहेंगे 5 किलो बराबर हो जाएगा 5 ग्राम का, होगा क्या कभी, असंभव वाली बात हुआ ना। तो वही वाला हो गया यहाँ कि ये वाला है परिमेय और ये वाला है अपरिमेय, बोलेंगे दोनों बराबर है, सही बात है। तो क्या हुआ, एक दूसरे का दोनों कौन चीज कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। तो यह विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या मान लिए, गलत चीज। इसीलिए सही क्या है, 5 माइनस रूट 3 कौन चीज है, अपरिमेय संख्या। समझ गए कौन, अरे सूत रहा, देखो तू पीछे का देख रहा, तुम ही तो सो रहा था, रोहित नहीं सो रहा था। तो अब क्या लिखेंगे जी, यहाँ 5 माइनस P/Q कौन सी है, ये परिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक का कोई भी फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है। तो यहाँ 5 माइनस P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। अब क्या लिखेंगे, हमें क्या मिला, विरोधाभास मिला। सेम लैंग्वेज जो वहाँ पे लिखे तो वही लिखना, हमें क्या मिला, विरोधाभास मिला।
हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, और यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? गलत मान्यता के कारण। तो लिख दो यह विरोधाभास हमें अपनी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुए। अतः तब सही चीज़ क्या हो जाएगा जी? उसको उल्टा उलट दो। 5 माइनस √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, राइटिंग सभी को समझ में आ जाता है ना? नहीं आता है तो पूछ लेना, तो और थोड़ा अच्छा लिख देंगे। नहीं आता है तो बता देना, ठीक है? देखो ये बहुत सिंपल है ना, बहुत इजी है, ठीक है? क्या किया? सबसे पहले वही मेथड, अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान लिया? परिमेय। फिर उसे हम क्या लिख दिए? P/Q के रूप में, और P और Q को हमने एक सहभाज्य संख्या मान लिया, ठीक है? और तब क्या हो गया? अब P/Q और संख्या जो भी अपूर्णांक एक तरफ कर दिए और रूट वाला को एक तरफ। तब क्या हो गया? ये P/Q का जो फॉर्म है ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय। अब परिमेय को बता रहा है किसके बराबर है? अपरिमेय के बराबर है। तो इससे क्या हो गया? हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखे, यहाँ हम 5 माइनस P/Q परिमेय है, जबकि √3 अपरिमेय संख्या। हमें क्या प्राप्त हुआ? विरोध हो रहा है एक दूसरे का ना, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। तब सही क्या हो गया कि ये परिमेय माने थे, तब ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। सिंपल है, और यही वाला बोर्ड एग्जाम में आप लोग का पूछता है। इजी है, ठीक है? इसको छापिए, और छापिए नहीं जी, सॉरी, बार बार एक आदत हो गया छपवाने का आप लोग का, ठीक है? एगो अभी आप लोग सिद्ध कीजिए, जो इस साल जो पूछा गया था, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।